देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री के संदेश का इंतजार कर रहे हैं वहां पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता। सबको मालूम है कि ये जीत कितनी खास है और कितनी बड़ी है। देवेंद्र, फांसी दी गई और उसको जान से मारा। निश्चित तौर पे सौरभ बहुत बड़ी है। जैसे अभी की बात करें तो हमारे ठीक पीछे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा के चलते बीजेपी के जिन कार्यकर्ताओं को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा उनका नाम लेकर उनके बारे में बताकर और नमन किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं आप कि 1950 के बाद से जो जनसंघ बीजेपी के फाउंडर के हिसाब से कहें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उनकी जन्मभूमि रही बंगाल, और उस बंगाल में अगर बीजेपी नहीं आ पाई इतने सालों तक तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 75 साल का इंतजार बीजेपी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा और किस प्रकार से बीजेपी लगी रही थी। मौजूदा दौर की बात कर ले सौरभ तो 2017 में मुझे याद आ रहा है उड़ीसा में भुवनेश्वर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी और उस बैठक में तब अमित शाह जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे उनका यह कहना था कि बीजेपी का गोल्डन पीरियड यानी कि स्वर्णिम काल तब तक नहीं आ सकता जब तक बंगाल उड़ीसा जैसे राज्यों में बीजेपी की जीत का परचम ना लहरा सके। फिर 2018 में दोबारा से उन्होंने इस बात को रिपीट किया और उसमें साथ में केरल और तेलंगाना भी जोड़ते थे, जिसमें सबसे प्रमुखता के हिसाब से आप समझें तो बंगाल था। बंगाल इस लिहाज से और न सिर्फ इस लिहाज से कि उनके बीजेपी के जो संस्थापक हैं उनकी जन्मभूमि, बल्कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर बीजेपी चलती है उस आइडियोलॉजी की प्रयोगशाला अगर बंगाल ना हो और उनके फाउंडर की जो जन्मभूमि है वहाँ पर ना हो तो आप समझ सकते हैं कि पार्टी के लिए विचारधारा के स्तर पर ये कितना बड़ा चैलेंज था। लेकिन जो वामपंथ का इकोसिस्टम था, पहले कांग्रेस उसके बाद वामपंथ के इकोसिस्टम ने हमेशा ही बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसको बंगाल में एक तरह से फ्रिंज पॉलिटिक्स के तौर पे लगातार साबित किया, वही नैरेटिव चलाया और जिसको लेकर बार बार इस बात को कहा जाता है कि भद्रलोक ने पहले कभी बीजेपी को बंगाल में पसंद नहीं किया। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही थी। 2006 में जब टीएमसी ने बीजेपी का साथ लिया तो उसमें टीएमसी की हार का एक प्रमुख कारण ये भी बताया गया क्योंकि उन्होंने बीजेपी का साथ ले लिया था। 2011 में जैसे वो बीजेपी से अलग हुई उनको ज़बरदस्त बहुमत मिला, उसके बाद वो लगातार जीत रही थी। इस पृष्ठभूमि में अगर इतनी शानदार सफलता जो कि आज हासिल हुई बीजेपी को अगर मिली है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से विचारधारा के स्तर पर, रणनीति के स्तर पर और पार्टी के अपने सेहत के लिहाज से ये कितनी बड़ी जीत है। और सौरभ आप सोचें कि बंगाल जैसा राज्य जहां पर 42 लोकसभा सीटें आती हैं अगर तो 2029 के लोकसभा के लिहाज से कितना बड़ा इंश्योरेंस स्टेट बीजेपी ने अपने लिए एक तरह से सुरक्षित कर लिया, क्योंकि अब यहाँ पर बीजेपी आप तय मानिए कि आज के बाद से बीजेपी फिर दो चीज़ों पे काम करना बंगाल में शुरू कर देगी। पहली बात ये है कि जीती हुई सीटों में जिन जिन बूथ पे हार गए हैं उस पर पार्टी काम करेगी और दूसरी जिन सीटों पर हारी है उस पर काम करेगी और लोकसभा के लिहाज से जो चैलेंजिंग सीट है उस पर बीजेपी का काम शुरू हो जाएगा। ये काम करने का तरीका होता है बीजेपी का। वो इस जीत का जश्न बहुत नहीं मनाएंगे, वो कुछ बातें होंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा और कल से फिर बैक टू द टास्क, वो एक अलग टास्क पर बीजेपी के लोग लग जाते हैं और ये बीजेपी की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण होता है। फिलहाल न सिर्फ बंगाल बल्कि असम में पार्टी की शानदार जीत, पुडुचेरी जहाँ पर गठबंधन की अच्छी जीत, तो आप कह सकते हैं कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में अगर बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा रहा, केरल में पार्टी ने अगर अपना खाता खोला नहीं